हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, लास्ट टाइम में क्या किया था? अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी के दो नाम आगे पीछे हो गए, वो सही कर लेना। एक ये वाला सेवाल साइकस की जड़ों में बताया था, इसका नाम बस बदलना है कोरेलॉइड, ठीक है। और दूसरा था कवक। कवक में अपने पास पाइनस, और पाइनस के साथ जो सहजीवी संबंध है वो आपका है माइकोराइजल, ठीक है। ये आगे पीछे हो रहे हैं, अपने नाम चेंज कर देना और कोई फर्क नहीं है। उसके बाद अनावर्त बीजियों में सबसे इंपॉर्टेंट टैग लगता है कि हमारे पास जो टेनिन मिलता है वो लिखवा दिया मैंने। टेनिन किसके काम आता है? टेनिन, हाँ, एक तो स्याही बनाने में और दूसरा चमड़ा। फिर अनावर्त बीजी के 3 पौधे ऐसे हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है। एक इंपॉर्टेंट ऑयल जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है जब हम रंग करते हैं घरों में, तो रंग करते हैं उसमें खास तौर पे थिनर आता है मिलाने के लिए। वो थिनर एक ऑयल होता है, उस ऑयल का नाम क्या है? तारपीन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल होता है। किस से मिलता है या किस पादप वर्ग से मिलता है? वो यही है। तो हमारे पास एक जो ऑयल है वो है तारपीन ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल, तारपीन का तेल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तारपीन का तेल किस पादप से मिलता है, तो इसी में ही उत्तर है पीछे वाला, पीन। पीन का मतलब PI यानी पाइन, यानी पाइन। पाइन किसको कहते हैं? इसके सबसे ज्यादा बोर्ड घरों में यूज किए जाते हैं। बोर्ड लेने जाते हैं दरवाजे लगाने के लिए, जाते ही क्या ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए वो कहता है पाइन के बोर्ड हैं, ठीक है। तो पाइन किसको कहते हैं? चीड़। और चीड़ के अगर घर वालों से पूछोगे, अगर कोई बुजुर्ग बैठा है तो चीड़ के क्या है, पहले क्या बनाए जाते थे? मांझे, ठीक है। और क्या लगाए जाते? कड़ी लगाई जाती थी छत लगाने के लिए, तो वो चीड़ की होती थी। उसके बाद एक आता है सैंड्रस ऑयल, सैंड्रस का तेल। ये किससे मिलता है? सैंड्रस का तेल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अच्छी लकड़ी मानी जाती है वो क्या आपके पास? देवदार। देवदार बहुत फेमस है, फर्नीचर में बहुत इंपॉर्टेंट लकड़ी आती है देवदार की और चीड़ की, ये सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। उसके बाद एक ऑयल आता है अपने पास सैंड कास्ट। तीनों ऑयल जो मैं लिख रहा हूं, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब बात आती है सैंड कास्ट का तेल। ये किससे मिलता है? ये मिलता है अपने को जूनिपेरस। तो ये 3 ऐसे ऑयल हैं जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किस किस से मिलते हैं ये पक्का याद रखना। ये जो टर्पेंटाइल ऑयल है, इसीलिए एग्जामिनर पूछता है कि इस बंदे को पता होना चाहिए, क्योंकि घरों में इसका यूज होता है। जो थिनर हम ऑयल यूज लेते हैं रंग के लिए, रंग को करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए। थिनर का मतलब पतला करना, इसीलिए नाम ही उसका थिनर रखा था। अगर उसको वास्तव में बोले तो डाइल्यूशन बोला जाता है। डाइल्यूशन का मतलब भी क्या होता है? उसकी मात्रा को कम करना। और मात्रा जो मिलाई जाती है वो एडिशनल चीज। अब जैसे मान लो पड़ोसी आ गया, शिकंजी बना रखी है गर्मियों में, अब क्या है, पड़ोसी रोज ही तंग करता है, तो अगले दिन क्या करोगे तुम? पानी मार के शिकंजी दोगे। तो वो पानी मार के जो शिकंजी दी है वो क्या आपकी? पतला करना, थिनर किया है, यानी उसे डाइल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो सबसे धाकड़ क्वेश्चन है इस किंगडम का, जैसे दम्मा, दूसरी चीज है खांसी, नजला, इसके लिए प्रयुक्त होने वाली कौन सी एल्केलॉइड है जो अनावर्त बीजियों से मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है इफेड्रा। इफेड्रीन प्राप्त की जाती है किससे? तो इफेड्रीन जो मिलती है ये किस से मिलती है आपको? इफेड्रा से मिलती है। क्योंकि 2 ऐसी दवाइयां हैं जो हम डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आज किसी को अजमा के देखते हैं, बोले वो सर दर्द हो रहा है, घरों में जैसे ही जाते हो, जितने भी बुजुर्ग हैं, तुम भी यहाँ से पढ़ के जाते हो, गर्मी में जाओगे तो तुम्हारा क्या सर चकराने लगता है।
और अगर शाम को क्या कच्ची नींद से उठ जाते हो तो सर भी दर्द करने लगता है, भाग के गोली खाते हैं। कौन सी गोली देते हो तुम? भाग के पैरासीटामोल। ठीक है, तो उनमें क्या है हमारे पास, उसकी बजाय सिरहन की सबसे अच्छी जो दवाई निकाली जाती है वो आवर्त बीजियों से निकाली जाती है, बेलाडोना से। उसका नाम है बेलाडोना, दवाई यही है, बेलाडोना एट्रोपा से मिलती है। वैसे ही इफेड्रा से दम्मे के लिए, खांसी के लिए, जुकाम के लिए और नजले के लिए क्या निकाली जाती है? इफेड्रिन निकाली जाती है। तो इफेड्रिन क्या है? इफेड्रिन पूछा जाता है आपके पास क्या चीज है, तो इफेड्रिन एक तरह का एल्केलॉइड है जो आपकी श्वसन नलियों को तरोताजा कर देती है। तो क्या दवाई लेते ही सांस सा आ जाता है। ठीक है, तो एक रेस्पिरा नाम की भी क्या है, एक लिक्विड आती है जो आपका सिरप आता है, सबसे सस्ता है कफ के लिए। अब मार्केट में तुम जाते हो, खांसी आती है और हम दवाइयां खरीदते हैं, लगभग क्या है 100 रुपए की शीशी, 70 रुपए की शीशी देता है। तो उसकी जगह सबसे एक आसान, सबसे सस्ती मिलने वाली जो दवा है वो है रेस्पिरा। लगभग उसकी 100 ml की शीशी आपको कितने रुपए में मिलेगी? 23 रुपए में। वो यूज करनी चाहिए। और वो मिलती किससे है? इन्हीं पौधों से मिलती है। और वो क्या है? वो एक तरह का एल्केलॉइड है। ठीक है, जो क्या करता है? राहत देता है। जैसे तुम चाय पीते हो, तो आपसे पूछे कि चाय क्या है? जो चाय हम पीते हैं, चाय में मुख्य कंटेंट क्या होता है? जो तुम्हें स्फूर्ति देता है। अब चाय ले ली हमने, चाय पी ली हमने, जिससे स्फूर्ति मिलती है। तो स्फूर्ति किससे मिलती है? चीनी से थोड़ी मिलती है। निकोटीन नहीं होती, ना ही कैफीन होती। अगर कभी भी एक क्वेश्चन आए, आजकल एग्जामिनर ने बदल दिया, पहले भी यही हुआ करता था, हम भाग्य ऑप्शन चूज करते हैं कैफीन। ठीक है, तो कैफीन वर्ड कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। अगर उसके साथ में कौन बैठा है? एल्केलॉइड बैठा, तो एल्केलॉइड क्लिक करके आना है। और वो एल्केलॉइड जो चाय में होता है वो क्या होते हैं? अच्छे से कभी मार्केट से तुम हर्बल टी बड़ी फेमस हो चुकी है लेके आते हो, उसमें क्या होते हैं? आपके थीन्स होते हैं। तो जो मार्केट से तुम हर्बल टी लेके आते हो, बोले आदमी पतला हो जाता है। ठीक है, बिकती है ना आजकल। बोले मोटापा घटाने के लिए क्या लें? बोले हर्बल टी। अब उस हर्बल टी के ऊपर अगर तुम कंटेंट पढ़ते हो तो तुम्हें कंटेंट क्या मिलता है? एक ही वर्ड लिखा होता है, एक्सट्रैक्टेड थीन्स। तो इसका अच्छा मतलब तो ये है ना, चाय उबाल के पी लो। ठीक है, तो उसके पैसे क्यों खराब कर रहे हो? अब पतला ही होना है, वेट लॉस करना है। चाय पत्ती वेट लॉस करती है, सिंगल टी जो है वो हमारा वेट लॉस करती है। अगर हम कौन सी टी पिए? ब्लैक टी पिए। ठीक है, तो उससे अपने आप वेट लॉस हो जाता है। तो क्यों इस हर्बल टी के दें हम? ठीक है, यूं ही बर्बाद करें 10 ग्राम के 600 रुपए। ठीक है, तो ये एल्केलॉइड्स होते हैं। एल्केलॉइड जो जितने भी होते हैं ये हमें क्या करते हैं? एक तो स्फूर्ति देते हैं, दूसरा जितने श्वसन रोग होते हैं, एलर्जिक फैक्टर होते हैं सांस के, उन पे अटैक करते हैं। तो वो चीज क्या होती है? आपकी एल्केलॉइड। कौन सी एल्केलॉइड सबसे इंपॉर्टेंट है? इफेड्रिन। किसके काम आती है? नंबर 1 अस्थमा, दमा या एस्परजिलोसिस जिनको होती है। नंबर 2 खांसी, खांसी वाले लोगों के लिए। उसके अलावा जुकाम, जुकाम के अलावा कौन सा विकार हो? नजला, एलर्जिक फैक्टर। ठीक है, श्वास नलियों का एलर्जिक जो फैक्टर होता है उसी को तो हम नजला कहते हैं। तो ये आपके किस से दूर किए जा सकते हैं? एल्केलॉइड। आप कहते हैं ना, बोल देसी दवाई का अर्क निकाल के दिया है, तो वो देसी दवाई यही दवाई पौधों से मिल गई, वो देसी दवाई है। ठीक है, तो जो हमारे पास खास तौर पर अर्क इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? हमें पौधों से मिलते हैं। तो इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? आपकी एल्केलॉइड। कौन सी एल्केलॉइड इस्तेमाल होती है? इफेड्रिन। किससे मिलती है? इफेड्रा। और क्वेश्चन आता है ये पौधा कौन से पादप वर्ग का है? तो ये आपने याद रखना है, अनावर्त बीजी का है। ठीक है, उसके अलावा 2 टैग लगते हैं, एक लगता है सागोपाम और एक लगता है जिम्नोस्पर्म का मेवा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे तो हमने पढ़ रखे हैं, बस उनके नाम ही दोबारा पढ़ने हैं हमने। जैसे आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए सागोपाम, उस दिन मैंने वैसे लिखवाया था कि सागो पाम किसे कहा जाता है। तो सागो में क्या आपके पास? सै। तो सै वाला जो मुख्य पौधा होता है इस वर्ग का, वो कौन सा लिखवाया तुम्हें? एक ही याद रखना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा? साइकिल। क्योंकि इसमें 2 पौधे खास हैं जिनका एग्जाम में क्वेश्चन अड़ता ही अड़ता है। एक तो इस साइकस का और दूसरा पाइनस का। इन दोनों नहीं भूलना। ठीक है, तो सागोपाम किसे कहा जाता है? साइकस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने इससे एक चीज निकाली थी। क्या चीज निकाली थी खीर बनाने के लिए? साबूदाना। उसी साबूदाने को ही क्या कहा जाता है?
सागोपाम कहा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है जिम्नोस्पर्म का मेवा, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? खास तौर पर चिलगोजा को कहते हैं। और चिलगोजा तुम्हें किससे मिलता है? पाइनस से। तो चिलगोजा को हम किस नाम से जानते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा। और ये पूछे जिम्नोस्पर्म का मेवा किससे मिलता है, तो उत्तर तुम्हारा पक्का है, चिलगोजा किससे मिलता है? पाइनस से मिलता है। ठीक है, ये तगड़े क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं, सागोपाम और कौन सा पूछा जाता है? जिम्नोस्पर्म, दोनों के दोनों आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टैग लगता है वो लगता है इनके बड़े पौधों का, और एक आता है गुणसूत्र का। एक क्वेश्चन पहले तो ये आता है सबसे ज्यादा गुणसूत्र कौन से पादप में पाए जाते हैं, ये लिख लेना। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र, कि जो सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं किस पादप में। अब ऑप्शन के तौर पे आपको टैगिंग यूं मिल सकती है कई बार फंसाने के लिए। ऑप्शन में जैसे पहला शब्द लिख दे आपका फर्न, दूसरा लिख दे एक बीजपत्री, फिर लिख दे आपका द्विबीजपत्री, और एक लिख दे आपके पास नंबर 4 फिनेरोगैमी। अब कहानी अड़ जाती है, क्योंकि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस में मिलते हैं। तो जहां गुण बहुत अच्छे होते हैं वो पर्सन ग्लोरियस होता है। तो ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम नाम है उसका। लगभग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 1260 से लेके 1440 तक ये रेंज होती है उसकी। और वो पौधा इनमें से पूछा जाएगा कि वो क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इनमें से आपके पास जब कभी भी टैगिंग होगी तो तुम उत्तर क्या लगा के आओगे? फर्न लगा के आओगे। इसीलिए मैंने ये टैग दिए हैं तुम्हें, ताकि हमेशा के लिए याद रखे कि सबसे ज्यादा जो गुणसूत्र मिलते हैं वो एक फर्न है। कौन सा फर्न है? तो याद रखना ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। आया हुआ है क्वेश्चन एचएससी में, एक बार नहीं कई बार पूछ रखा है। सिंपल पूछता है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र रखने वाला पादप वर्ग कौन सा है या पादप कौन से हैं। तो उसमें हो सकता है सीधा वर्ड फर्न हो, एक बीजरी, द्विबीजपत्री और फिनेरोगैमी या क्रिप्टोगैमी शब्द लिख दे। लेकिन हमारा टैग क्या है? मुख्य तौर पे फर्न। फर्न है तो फिनेरोगैमी आएगा, क्रिप्टोगैमी कभी नहीं आएगा। उसके बाद उसका नाम पूछा जाता है, क्या नाम है? ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। अगर पूछा जाए इसमें अधिकतम गुणसूत्र कितने हो सकते हैं, तो आपने टैग याद रखना है कितना? 1440 होते हैं। रेंज पूछे तो आपने टैगिंग ये याद रखनी है, 1260 से लेके 1440 का कोई भी उत्तर आ सकता है। ठीक है, और इक्विवेलेंट किसके माना जाता है? ये जो तुम्हें बताया था, जो आपके पौधे किस तरह के होने चाहिए? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब जिसमें गुणसूत्र क्या होंगे? हमारे जोड़े के रूप में होंगे, दो अलग अलग। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सबसे मोटे तने वाला, सबसे मोटे तने वाला अनावर्त बीजी, कि सबसे मोटे तने वाला अनावर्त बीजी। जो ये हम क्वेश्चन टैग कर रहे हैं सारे पूछे गए हैं। तो सबसे मोटा तना कौन से जिम्नोस्पर्म का पाया जाता है, यानी तने की मोटाई किस में सबसे ज्यादा होती है? अनावर्त बीजियों में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है टैक्सोडियम, टैक्सोडियम मैक्सिकैनम। वर्ड पीछे वाला याद रखना है, क्योंकि मैक्सिकैनम का मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिकैनम ये आता है। आगे वाला शब्द नहीं आता, इसमें पीछे वाला शब्द पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अनावर्त बीजी का तना सबसे बड़ा होता है? लार्जेस्ट स्टेम जिम्नोस्पर्म प्लांट, वो आपके पास कौन सा है? टैक्सोडियम मैक्सिकैनम। दो क्वेश्चन लगते हैं जंगल के ऊपर, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे जंगल का पिता कैसे कहते हैं
और जंगल की आग किसे कहते हैं? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आता है जंगल का पिता किसे कहा जाता है? जंगल का पिता किसे कहा जाता है और जंगल का जो पिता है वो कौन से पादप वर्ग में है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जंगल की आग पे फिल्म बनी हुई है कौन सी? जो चंदन की तस्करी पे अभी हाल ही में उसका सेकंड पार्ट और आ गया, पुष्पा, ठीक है। फायर है मैं, ठीक है, तो वो फायर ही है, तो भी जंगल में रहता है तो जंगल की फायर ही उसे ही कहा जाता है। नाम क्या है? पुष्प, तो पुष्प के चलते कही जाती है वो जंगल की आग, ठीक है। बताएंगे आगे। अब जंगल का पिता किसे कहा जाता है ये याद रख लो, फादर ऑफ फॉरेस्ट, फादर ऑफ फॉरेस्ट। अब फादर ऑफ फॉरेस्ट कौन होगा? जिसके पास गैंग होगी, ठीक है, बंदूक लेके घूमेगा, 50-100 आदमी साथ में होंगे, तो गैंग में चलेगा, तो वर्ड गैंग है तो गिंगेटिया। गिंगेटिया जो है इसी को क्या कहा जाता है? जंगल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है कि जंगल की आग, हाँ पौधा है ये, ठीक है। यूं मत सोचना कि जंगल में आग लग गई, ठीक है। हाँ ऊपर वाला पौधा ही है ये, अगला गैंग बना के चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ फॉरेस्ट। अब बात आती है जंगल की आग, या इसको कहते हैं फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर के नाम से, या यूं लिख दे फायर ऑफ फॉरेस्ट किसे कहा जाता है, या यूं आ जाए जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है। क्योंकि इसका जो नाम रखा गया है वो पुष्प के आधार पर रखा गया है, याद रख लेना। जंगल की आग, जंगल की ज्वाला, किसके आधार पर यह नाम रखा गया है? पौधे का। तो ये पौधे का नाम जो रखा गया है ये किसके आधार पर रखा गया है? पुष्प के आधार पर रखा गया है। इसीलिए वो पुष्पा कहता है ना कि पुष्पा नाम सुनकर भी क्या समझा है? फूल समझा है क्या? फायर है मैं, ठीक है। तो ये भी फायर ही है, तो फायर के चलते क्या कहेंगे? पौधा कौन सा है ये याद रख लेना। अब इसमें पहला शब्द क्या है? पै है, तो पै से प्लास, ठीक है। तो प्लास को ही क्या कहा जाता है? पुष्प के आधार पर जंगल की आग कहा जाता है, या जंगल की ज्वाला। भारतीय जंगल की ज्वाला भी किसे कहा जाता है? इसी को ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और झारखंड का वैसे क्या है? ये राजकीय पुष्प भी माना जाता है, ठीक है, दोनों स्टेटों के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसको वैसे हम कहते क्या हैं और नाम से भी पूछा जाता है, तो बास्टर्ड टिक कहा जाता है इसे। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको नाम क्या दिया जाता है? बास्टर्ड टिक। क्वेश्चन आ जाता है कि बास्टर्ड टिक क्या होती है, तो बास्टर्ड टिक प्लस को ही कहते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्म इसका ओरिजिनल नाम है, याद रखना, क्योंकि फ्लावर होता है वो ब्यूटीफुल होता है, तो इसका नाम भी क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्म। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्म किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्म इसी प्लस को ही कहते हैं। किसके चलते कहते हैं? पुष्प के चलते कहते हैं। इसको स्पेशल एक नाम और भी दिया जाता है, पैरट ट्री। ये फॉरेन कंट्री के नाम है, जैसे बास्टर्ड टिक है, जैसे पैरट ट्री है, ये फॉरेन कंट्री के नाम लिए जाते हैं। भारत में इसको स्पेशली क्या कहा जाता है? जंगल की आग, या कहते हैं इसको जंगल की ज्वाला। किसके आधार पे कहते हैं? फूल के आधार पे। सर्च मार के देखोगे तो जैसे ज्वाला निकलती है, आग निकलती है, लपटें निकलती है, वैसी शेप होती है इसके फूलों की। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? जंगल की आग। क्योंकि किसके नाम पे पूछा है अगले ने? ये पूछना है, तो पुष्प के आधार पर। और नाम क्या है इसका? पलास। तो पलास को ही कहा जाता है किसके तौर पर? जंगल की आग के तौर पर। अब बात आती है सबसे छोटा अनावर्त बीजी कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? कि सबसे छोटा जो अनावर्त बीजी है वो कौन सा है? तो क्या बच्चा होता है, छोटा होता है, जामते क्या चलने लगता है? पापा। तो जिमिया पिगमिया, उसका नाम याद रखना। जन्म लेते ही जाम लिया, बोले अब पग पे चाल लिया, ठीक है। तो जिमिया पिगमिया, तो जिमिया पिगमिया कहा जाता है किसको? सबसे छोटे अनावर्त बीजी को। इसे सूक्ष्मतम अनावर्त बीजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है
कि सूक्ष्म अनावर्त बीजी, कि सूक्ष्म जो अनावर्त बीजी है वो कौन सा है? तो सूक्ष्म अनावर्त बीजी भी इसी को ही कहते हैं। या आपके पास क्वेश्चन आ जाए माइक्रो जिम्नोस्पर्म, माइक्रो जिम्नोस्पर्म भी है तो वो भी आपके पास क्या है? जीमिया पिगमिया ही है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने पहले लिखवा दिया कि लाल दानव पेड़, लाल दानव पेड़ या विशालतम जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है? ये एक ही है सारे, विशालतम जिम्नोस्पर्म, विशालतम जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है? ये वैसे मैंने लिखवा दिया अगर याद हो तो आपको। हाँ, सिकोया सिम्परविरेंस। ठीक है, कि लाल लकड़ी पेड़ भी कहते हैं, लाल दानव पेड़ भी कहते हैं। या क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म का पौधा कौन सा है, तो ये यही है जिसको हम नाम क्या देते हैं? सिकोया सिम्परविरेंस। सिकोया कह देते हैं, सिंपल वर्ड इतना ही आ जाता है, सिकोया ही शब्द लिखा आता है। पूरा नाम याद रखना है सिकोया सिम्परविरेंस, और जिसको खास तौर पे किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लिखवाया था क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए, क्योंकि इसकी लकड़ी खास तौर पर किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जो हमने टैगिंग करी है। उसके बाद बात आती है कि हमारे पास इन अनावर्त बीजियों को आकार की या संरचना के आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया है? ये क्वेश्चन एचएससी ने पूछ रखा है। लिख लेना कि पादप एक, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि झाड़ू खास तौर पर, और दूसरे जो है झाड़ू के अलावा कटोरियां, ठीक है, टोकरियां बनाने में क्या है? एक जीरोफाइटिक पौधे का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, वो कौन सा है? कि जीरोफाइटिक पौधे जैसा पौधा है जिसका झाड़ू बनाने में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एचएससी ने, एसएससी ने भी पूछ रखा है कि झाड़ू बनाने के लिए जो सर्वाधिक पौधा यूज किया जाता है और जो क्या जीरोफाइटिक जैसा होता है। आप रोड पे जाओगे, पपैया पार्क के उस रतिया वाले रोड से पहले देखना इस हाथ को जो क्या झाड़ू बना रहे होते हैं, वो पौधा आपका किस कैटेगरी का है? तो वो याद रखना पादप जो झाड़ू बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो पादप जो झाड़ू बनाने में प्रयोग होता है वो कौन सा है? जिसकी आकृति छत्रक जैसी भी होती है, तो वो आपके पास एक ही पौधा है जिसका नाम क्या है? साइकस। ठीक है, कि सफाई के लिए वर्ड यूज हो रहा है झाड़ू, झाड़ू क्या सफाई करेगी? सफाई में क्या आपके पास साइकस, क्योंकि मालक आएगा, कहते हैं ना अभी जिसके घर में सफाई अच्छी हो देवी देवता वही निवास करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और याद रख लेना, जंगल का देवता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ जाए तो उसी को ही कहते हैं, फायर वाले को। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आ जाए जंगल का देवता किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं जो जंगल की आग है, क्योंकि देवता को खुश करने के लिए क्या चढ़ाए जाते हैं? पुष्प। तो जो जंगल में पुष्प के आधार पर फायर बोली जाती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? जंगल का देवता। क्वेश्चन आया हुआ है जंगल का देवता किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं। ठीक है, और झाड़ू बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम? साइकस का। ठीक है, उसके आगे क्या याद रखना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आकारिकी। आकारिकी के आधार पर, आकारिकी और प्लस संरचना के आधार पर अनावर्त बीजी को बांटा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 9वीं क्लास में नहीं मिलने। आकारिकी और संरचना के आधार पर जो हम अनावर्त बीजी को बांटते हैं तो इसके कितने वर्ग हैं? तो 2 हैं। एक को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक को कहते हैं हम साइकेडी और दूसरे को हम कहते हैं कॉनिफेरी। और इसी पे क्वेश्चन अड़ता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनावर्त बीजी साइकेडी है? अब नाम ही उसने लिख दिया साई, साई में वर्ड क्या बनता है? साइकस। तो साइकस ही साइकेडी के अंतर्गत आता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा आपके पास क्या आ जाए? पाइनस, क्योंकि दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? पाइनस। ये 2 ही तो याद रखने हैं, बाकी भूल जाओ सारे। 2 ही टैग सबसे इंपॉर्टेंट है अनावर्त बीजी में जब भी हम पढ़ेंगे।
तो यूं पूछेगा कि साइकस किसके अंतर्गत आता है, तो साइकेडी में आता है। पाइनस किसके अंतर्गत आता है, कोनिफेरी में आता है। ठीक है, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसीलिए फर्नीचर के तौर पे कास्ट हम प्रयोग करते हैं, किसकी प्रयोग करते हैं, इसी वर्ग की, क्योंकि हम वर्ड लिखते हैं ना पाइन, तो पाइन इसी वर्ग में तो बैठा है। पाइनस आ जाए, पाइन आ जाए, ये किस में आते हैं, दोनों के दोनों कॉनिफेरी में। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसकी, सारी अनावर्त बीजियों की। अब आगे चल के बात आती है आगे वाला वर्ग जो हमारे पास क्या है, आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को इंग्लिश में हम नाम क्या देते हैं, एंजियोस्पर्म। ये भी याद रखना है, इंग्लिश का नाम हिंदी में याद रखना है। ठीक है, नाम इंग्लिश का है, याद किस में रखना है, हिंदी वाली भाषा में लिख के याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही आता है। अब एंजियोस्पर्म पूछा जाए कि कौन से पौधे होते हैं, पौधे कौन से होते हैं एंजियोस्पर्म वाले। नंबर 1 बहुकोशिकीय हैं। नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास ऐसे पौधे हैं जिनमें संवन उत्तक पूरी तरह से क्या पाया जाता है, विकसित पाया जाता है। तो ये तो होगी कहानी पूरी अपनी, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं हम। अब बात आती है किसको कितने वर्ग में बांटा गया है, तो वो वर्ग याद रखने जरूरी हैं। एक इसका वर्ग क्या है आपके पास, एक बीजपत्री यानी मोनोकोटी, और दूसरा कौन सा है, द्विबीजपत्री डाइकोटी। अब बात आएगी कि एक बीजपत्री का उल्लेख क्या होगा और द्विबीजपत्री का उल्लेख क्या होगा, यानी मोनोकोटी कैसे होते हैं, कि जो आपके पास मोनोकोटी हैं ये आपके कैसे हैं, और जो डाइकोटी हैं ये आपके पास कैसे हैं। तो डाइकोटी और मोनोकोटी मैंने कहा था 9वीं क्लास में पढ़ के आने थे। तो सबसे पहले एक बीजपत्री अगर कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, और किसके आधार पे पूछेगा, बीज के आधार पे, तो एक बीजपत्री के बीज होते हैं किस पत्र वाले, तो उत्तर क्या याद रखना है, एकल पत्र वाले। एकल पत्र में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है या वो जो रूप होता है उसे क्या कहते हैं हम, भ्रूण पोष, या क्या कह सकते हैं, भ्रूण एम्ब्रायो। ठीक है, तो ये ऐसे टैग मिलते हैं, आगे बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या याद रखना है या पॉइंट क्या याद रखना है, इनमें ऐसे याद रखना है, इनमें पहली चीज जो भी पूछी जाएगी वो इसकी आती है कि इनमें जो संवन उत्तक हैं वो कैसे होते हैं, तो एक वर्ड लिखना अपने, बिखरे होते हैं। इनके संवन उत्तक अरेंज्ड नहीं होते, बिखरे रहते हैं। ठीक है, नंबर 2 बात आती है पुष्प की, क्योंकि पहले नंबर तो संवन उत्तक की हो जाती है। दूसरी बात चलो जड़ की लिख लो, जड़ें विकसित नहीं होती, इनमें जड़ें विकसित नहीं होती। जड़ें जो है वो आपकी विकसित नहीं होती भी। पौधा पाड़ के देख लेना चाहे आज घर में जाके, अब पीछे थी फसल गेहूं की, उखाड़ के देख लेते तुम, तो गेहूं जैसे उखाड़ के देखते हैं, जड़ उसमें मूल जड़ नहीं होती, सिर्फ क्या होते हैं, रोए से बिखरे होते हैं। और अगर किसी ने गन्ना बो रखा, गन्ने को आज उखाड़ के देख लेना, तो गन्ने में भी जो जड़ निकलेगी मूल जड़ नहीं होगी, सिर्फ क्या होंगे, तंतु नुमा जड़ें होंगी, तो वो आपकी जड़ विकसित नहीं होती। यानी आपके पास इन पौधों की जो जड़ें होती है वो रोएदार होती है, वो आपकी प्राथमिक रह जाती है, आगे वृद्धि नहीं कर पाती थी, इसलिए वो जड़ें क्या कहलाती है, मूल जड़ें नहीं कहलाती। दूसरा खजूर का पौधा है, खजूर वाले पौधे को किसी के घर में लगे उड़ा तो आज आगे उखाड़ लेना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसमें भी पता चल जाएगा फॉर रिसर्च कि आपके पास वो भी आपके पास जड़ विकसित करता है या नहीं करता। केले को उखाड़ लेना जाके, ठीक है, तो पता लग जाएगा कि उसकी जड़ें कैसी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें कोई जड़ विकसित नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टैग क्या लगता है, इन्हीं के लिए लगता है कि इनके उत्तक जो होते हैं उनमें कैम्बियम नहीं होता। यह सबसे दागड़ी क्वेश्चन है, कैम्बियम की अनुपस्थिति होती है, याद कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला जब एग्जामिनर क्वेश्चन लिखता है तो संरचना पे क्वेश्चन लिखता है, संरचना ऐसी होती है जो याद नहीं रहती। कैम्बियम अनुपस्थिति होती है, कैम्बियम की अनुपस्थिति होती है, और कैम्बियम किससे जुड़ा होता है, आपका वेस्क्युलर टिश्यू से जुड़ा होता है। तो ये दाकड़ी क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में
किस में कैम्बियम अनुपस्थित होता है, ऐसे लिख देगा। फिर वो टैग दे देगा एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, अनावर्त बीजी में या टेरिडोफाइटा में। तो आपके पास कहाँ अनुपस्थित है? मुख्य तौर पर ये आपका एक बीजपत्री में। फिर चौथे नंबर का पॉइंट क्या याद रखना है? पुष्प। पुष्प या वर्ड लिखता है पुष्पकरम, कि पुष्प कैसे होते हैं या पुष्पकरम कैसा होता है, ये एक ही उत्तर में याद रखना है। 3 के जोड़े में कि जो फूल होंगे वो किसके जोड़े में मिलेंगे? 3 के जोड़े में, यानी 3-3 फूल होंगे। केला खरीद के लाते हो, दर्जन के हिसाब से देता था ना पहले, अब तो तोल में मिलने लगे। तो उसमें दर्जन जो आता है उसमें क्या है? केले आपकी गिनती में 12 हो जाएं, 15 हो जाएं, तो वो क्या है? 3 के पाड़े में। तो वो या तो 3 के जोड़े में होंगे या क्या होंगे? 3 के गुणांक। कि जो फूल होगा, जो पुष्प होंगे वो या तो 3 होंगे या 3 के क्या मिलेंगे? गुणांक में मिलेंगे। इसीलिए केड़ा आता है। केड़ा क्या मिलता है? कि पुष्पकरम है। आपके पास कणक है, कणक की बाली उठती है, तो वो क्या है? एक पुष्पकरम है। तो वो या तो 3 में होंगे या 3 के क्या मिलेंगे? गुणांक में मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आएगा कि इनके पुष्प और पुष्पक्रम कैसे होते हैं, तो या तो 3 या 3 के क्या मिलेंगे? गुणांक। उसके बाद क्वेश्चन क्या टैग होता है कि इनमें परागण कौन सा होता है? 1 मिनट है। फूलों में परागण होता है, पूछते हैं सिंगे तू बता परागण क्या चीज होती है? इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। इंग्लिश वाले बता देंगे अब, क्योंकि ये चीज कौन सी क्लास से पढ़ने लगे हो? अगर तुम्हें पता हो तो छठी से। आजकल तो तीसरी क्लास में आने लग गया सौदा साइंस के लिए। ईवीएस आती है तीसरी क्लास में, वहां बच्चों को सिखाया जाता है कि फूलों के अंदर जब फर्टिलाइजेशन से पूर्व प्रक्रिया होती है तो वो कैसा प्रोसेस होता है। उसमें तीर के निशान पे ये शब्द लिखा होता है पॉलिनेशन। ठीक है, तो तीसरी क्लास में आने लग गया आजकल। तो बताओ, फिर नस मारने से कोई फायदा नहीं है, बताओगे तब बात बनेगी। हाँ सिंगे तू बता। गल नहीं बनती, तू बता क्या होता है परागण? क्योंकि हम खेती करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, फूल भी देखते हैं हम। फूल के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं परागण। चल सिंगे के पीछे वाला बता, पॉलिनेशन परागण क्या होता है? कि पराये के साथ गुण मिला लेना या अपने साथ गुण मिला लेना। यानी कहानी फूल की है। फूल का मतलब क्या है? कि फूल के जो पराग कोष हैं वो एक पुष्प से कहां चले जाएं? दूसरे पुष्प पर, या एक पौधे के एक पुष्प से दूसरे पौधे के कहां चले जाएं? पुष्प पर। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? परागण। यानी पराग कणों का लेना और क्या है? देना। पराग कणों का आदान और जो प्रदान हो रहा है वो हमारे पास प्रक्रिया क्या होती है? पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कणक की फसल है, बहुत बड़ी फसल है, ठीक है, तो उसमें क्या पुष्प हमें दिखते ही नहीं। कभी देखे हैं फूल? गेहूं के कभी फूल निकले हुए देखे हैं तुमने? पर होते हैं, कभी ध्यान से देखना। और जब क्या है बाल आईडी हो तो थपकी मार के देखना, पाउडर सा निकलता है। तो यानी हमने क्या उनके पराग कोष को उजाड़ दिया। ठीक है, तभी कहते हैं ना कि जब कणक में जो बीज बनने वाले शुरू होते हैं और उस टाइम बारिश आ जाए तो गेहूं का झाड़ क्या हो जाता है? कम। तो ये इसी कारण होता है क्योंकि फिर पॉलिनेशन सही से हो नहीं पाता। तो इन खेतों का जो पॉलिनेशन होता है वो कौन सा होता है? तो आपने एक ही शब्द याद रखना है, वायु द्वारा। और अब क्वेश्चन आता है कि जो पॉलिनेशन हवा से हो उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं एनिमोफिलस। याद रखना, वायु द्वारा होने वाला जो परागकण है उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं हम? एनिमोफिलस। जंतुओं के द्वारा होने वाला क्या कहलाता है? जंतुओं के द्वारा होने वाला परागकण क्या कहलाता है? अब जंतु में है जय, ठीक है, तू बता सुभाषर वाले कि जंतु के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या होता है? हाँ, क्लास में बैठ के बेंच तोड़ने का कोई मकसद नहीं होता।
अगर तुम्हें नौकरी चाहिए, एटीएम स्वाइप करने का अगर ख्याल है, तो फिर खेल उतना फिर मजबूत बनाना पड़ेगा। यूं नौकरी कोई थोड़ी है भी झोले में आके पड़ जाएगी, भाई किसी के घर हम प्रसाद लेने गए और प्रसाद के तौर पे आ लेगी। वो तो कोई लाखों करोड़ों में 2-4 बंदे होते हैं जिनका नसीब इतना तीव्र होता है, जिनको मिल जाती है, ठीक है, या फिर साधु बन जाते हैं, ठीक है, फिर गाड़ियां आगे पीछे घूमती है, ठीक है, या फिर पॉलिटिशियन बन जाते हैं, ये है। लेकिन अगर खुले में नौकरी लेना चाहते हो, सपने देख रहे हो, तो बेंच तोड़ते हो तो उसका हक देना पड़ेगा। हक देने का मतलब है रात की नींद गाड़नी पड़ेगी, ठीक है। अंधेरे में जागने का मतलब यही होता है, मतलब रात को जागना। रात को जागने वाले क्या है, बिच्छू होते हैं, सुना होगा, ठीक है। और बिच्छू का डंक क्या होता है, बहुत तीव्र होता है। इसका मतलब रात को जाग के जो नॉलेज लेता है उसकी नॉलेज भी बहुत धाकड़ होती है, ठीक है। जब वो बैठता है बोलता है तो हर चीज को क्या है, उजाड़ के चलता है आगे से, ठीक है। सिस्टम उखाड़ देता है ना, कहते हैं सिस्टम ही उखाड़ देगा अगला। कहते हैं ना आप पेपर तो बोले जाते ही पाड़ देंगे, वही बात है, ठीक है। यूं पेपर हाथ से नहीं पाड़ना, दिमाग से उखाड़ना है उसे। तो जंतुओं वाला क्या कहलाता है बताओ? ये इसमें नहीं होता। जंतुओं द्वारा जो परागण होता है, ये यूं ही लिख देता हूं मैं, ऐसे आगे आएगा, ये सारे परागण आएंगे जब हम फूल पढ़ेंगे, पुष्प पढ़ेंगे, उसमें सारे आएंगे। जंतु में क्या है, जय, तो उसे बोलते हैं जूओफिलस, ठीक है। जंतु में जय है, उसमें भी जय ही होगा। और कौन सा कहलाता है वो, जूओफिलस। मोस्ट इंपोर्टेंट जो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये वाला रखना है, चमगादड़ द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है। ये सबसे धाकड़ क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि पॉलिनेशन बाय बैट, कि जो चमगादड़ के द्वारा परागण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो अब क्या है, जैसे ही चमगादड़ आता है तो चाय शब्द है उसमें, तो उसमें भी चाय ही होगा, बस निशानी यही है, ठीक है। क्योंकि निशानी याद रखी जा सकती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चिरैप्टोफिलस, क्योंकि चमगादड़ में भी च है और उत्तर में भी क्या है, च है। जैसे जंतु में क्या है, ज है, तो उसमें भी क्या है, ज है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है गोंगे वाला, ये भी याद रख लो कि गोंगे के द्वारा होने वाला परागण। अब गोंगा प्राणी किस वर्ग का है, ये तुम्हें लिखवाया था कि गोंगा जो होता है ये मोलस्का का है, बस इस नाम से शब्द मिलेगा वो, गोंगे वाला इसमें आता है। इसको बोलते हैं, मोलस्का है तो मैं है और प्ले भी है, तो मोलेकोफिलस, मोलेकोफिलस, ठीक है। ये पूछ लेता है कई बार, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन सा, चमगादड़ वाला, ये बहुत आता है। और दूसरा जो पीछे तुम्हें बताया है कि जो एक बीज पत्री होते हैं, इनमें जो परागण होता है वो जरूरी है, वो किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। और वायु से होने वाले परागण को हम क्या कहते हैं, एनिमोफिलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है हमारे पास कि जो एक बीज पत्री पौधे हैं, जड़ें विकसित नहीं होती, जड़ें जहां विकसित नहीं होती उन पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, अनुपस्थित होती है। याद रखना, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, इन पौधों में द्वितीयक वृद्धि जो है वो नहीं पाई जाती। अगर द्वितीयक वृद्धि होती तो तुम्हें क्या है, गेहूं के खेत में क्या मिलती, शाखाएं मिलती, शाखाओं के अलावा क्या, शाखाओं पे पत्तियां मिलती, और जड़ें भी क्या, काफी दूर तक फैली होती। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो इसलिए आपके पास इनमें क्या नहीं पाई जाती, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। तो द्वितीयक वृद्धि का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रोथ बी अब्सेंट। अब बात आते हैं इनके परिवार, परिवार कौन कौन से हैं, कि एक बीज पत्री के परिवार, फैमिलीज कौन कौन सी हैं। तो पहली जो फैमिली है वो आपके पास लिलिएसी, और लिलिएसी एसी जैसा काम करती है। अब कहा जाता है कि लू से बचना है, तो लू से बचने के लिए अंदर रहो, अंदर क्या लगा के रहो, एसी, और बाहर लू में घूमते हैं तो हमारे एसी का काम कौन करता है,
देसी बंदे हैं, सबको याद होना चाहिए ये। अरे बाहर घूमते हैं, लू में जाएंगे तो घर वाले एक चीज खाने की हिदायत देते हैं, प्याज। ठीक है, बोले प्याज एसी वाला काम करता है, तो वो किस में आता है? लिली एसी में आता है। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो प्याज है इसका परिवार कौन सा है। तो प्याज का जो परिवार होता है वो कौन सा होता है? लिली एसी, मतलब लू में एसी जैसा काम करे। ठीक है, तो लू में जो एसी जैसा काम करेगा वो कौन करेगा? प्याज। अब प्याज और इसका एक साथी और है जो तड़के में बहुत प्रयोग होते हैं। ठीक है, जीरा नहीं, हाँ लहसुन। ठीक है, तो लहसुन, ये दोनों के दोनों बहुत तकड़े हैं। ठीक है, और महंगे भी होते हैं। ठीक है, तो एसी क्या होती है? महंगी भी होती है। ठीक है, तो लू में एसी जैसा काम करेगा कौन करेगा? प्याज। और दूसरा क्या है? लहसुन। इसके अलावा एक और पौधा आता है जो देखने में प्याज के पौधे जैसा ही होता है, क्या? सत्तावर। ठीक है, तो सत्तावर भी किस में आता है? लिली एसी में। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास प्याज का कंद बन जाता है, प्याज का क्या है? भोजन संचित हो जाता है, वो प्याज जो भोजन संचित करता है किस रूप में करता है? ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है कि प्याज, लिख लेना, प्याज प्रकाश संश्लेषण से, प्याज प्रकाश संश्लेषण से भोजन संचित करता है। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, किस में? ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट तो हो ही गया, और वो करता किस में है, ये बात आती है। ऑप्शन आएगा नंबर 1 तना, नंबर 2 आएगी जड़, नंबर 3 आएगी पत्तियां, नंबर 4 आएगा सभी। ठीक है, ऑप्शन क्या मिलेंगे तुम्हें? नंबर 1 देगा तना, ठीक है, नंबर 2 आएगा जड़, नंबर 3 आएगा पत्तियां, और नंबर 4 ऑप्शन जो दे सकता है वो दे सकता है ऑल ऑफ दीज। सबसे दाकड़ क्वेश्चन है, मेरे खुद के एग्जाम में आया हुआ है, टीचिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या याद रखना है? पत्तियां। वैसे तुम पढ़ते आए हो प्याज एक तने का रूप बनाते हैं, लेकिन प्याज में कभी भी भोजन संचय का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने जवाब क्या दे के आना है? पत्तियां दे के आना है। सबसे दाकड़ी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसलिए याद रखना प्याज के लिए कि प्याज प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन संचित करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, किस में? उत्तर क्या है आपका? पत्तियां। तो प्याज का बल्ब बना होता है वो किस से बना होता है? उत्तर क्या याद रखना है तुमने? पत्तियों से बना होता है, क्योंकि जब भी उसको उखाड़ते हैं आप तो लेयर्स निकलती है, वो लेयर्स जो जमा होती है वो किसकी होती है? लीव्स फॉर्मेशन की होती है। उसके बाद दूसरा परिवार जो आता है वो अब गर्मी वाला आता है। ठीक है, कि गर्मी में गम बाबा जादू दिखाए। अब बाबा कोई आगे जादू दिखाया तो पीछे क्या कर लेके भागते हो? बांस। बांस लेके भागेंगे, और बाबा क्या करेगा? दुम दबा के भागेगा और जाएगा कहाँ? भाई बड़ी फसल देखेगा जो गर्मी के टाइम में हो। तो गर्मी के टाइम में बड़ी फसल बढ़िया कौन सी होती है? एक तो होती है जवार, और दूसरी होती है बाजरा, तीसरी होती है मक्का। ठीक है, इनमें छुपेगा। तो ये सारे के सारे परिवार इसी में बैठे हैं, जो कौन सा है अपने पास? ग्रेमिनी, क्योंकि गर्मी है और गर्मी से शब्द क्या याद रखना है? ग्रेमिनी। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो गम बाबा आएगा तो गम में क्या है? नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 मक्का। ठीक है, और गै से वर्ड याद रखना है गन्ना। ठीक है, तो गेहूं, मक्का, गन्ना। तो गर्मी में क्या है? जो गम बाबा है वो क्या कर रहा है? जादू दिखा रहा है। तो बाबा में क्या है? बाबा के पीछे क्या लेके पड़ोगे तुम? बांस। और बाबा भागेगा किस में? बाजरा। ठीक है, तो बांस और बाजरा भी क्या है? इसी में। जादू दिखा रहा है, तो जादू दिखाएगा तो ज्वार में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वार, और क्या आएगा? दूब। ठीक है, और जादू दिखाने के लिए जो प्रयोग करता है खास तौर पे वो बीज प्रयोग करता है, और हम अच्छे काम के लिए जो बीज प्रयोग करते हैं वो किसके करते हैं? चावल के लिए। ठीक है, और साथ में अगर ठंडक पैदा करनी है गर्मी में तो क्या पिए हम? सूप किसका बना के? जौ का। तो ये सारे के सारे जो पौधे हैं ये किस में आते हैं? सारे ग्रेमिनी परिवार में आते हैं। ठीक है, तो ग्रेमिनी परिवार बड़ा खास है,
जिसमें खास तौर पर पूछा जाता है कि आपके पास गेहूं किस में आता है। तो गेहूं किस में आता है आपके पास? इसी में। दूब घास है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, दूब घास का परिवार कौन सा है? तो दूब घास का परिवार कौन सा होता है? ग्रेमिनी होता है, क्योंकि दूब घास एक्टिव हो जाती है कब? गर्मियों में। अब जैसे गर्मियां हैं, सर्दियों में दूब घास दबी रहती है, हेल्थी नहीं है, और जैसे ही गर्मियां आए और पानी मिल जाए तो भागी भागी चलती है। जैसे ही बरसात आ जाए तो जमींदार के लिए एक मुसीबत बन जाती है। कौन सा घास? दूब घास। ठीक है, तो ये सारे किस परिवार में बैठे हैं? ग्रेमिनी। अब तीसरा जो परिवार हमारे पास आता है वो आता है क्या कि हमारे पास जिसमें नारियल, ठीक है, और जिसमें क्या आते हैं? खजूर, ठीक है, जिसमें आता है ताड़। ये हमारे सारे क्या करते हैं? एक ही परिवार में बैठे हैं। क्या? पम्मी, पालमी। कि पम्मी खजूर सुपारी खा के नारियल पर तांडव करे और केला बजाए म्यूजिक। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि हमारे पास पालमी में क्या है? नारियल, खजूर, सुपारी। ये सारे जो आएंगे ये किस में आएंगे? पालमी में। ठीक है, और तांडव करे तो लास्ट में लिख लेना ताड़, ताड़ भी इसी में। ठीक है, फिर म्यूजिक बनाएगा तो म्यूजिक कौन बजाएगा? केला। तो लास्ट में जो परिवार है वो कौन सा है? म्यूजेसी। म्यूजेसी परिवार का मुख्य पौधा कौन सा आता है? केला। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे कौन से परिवार के पौधे थे? कौन से परिवार हैं ये सारे? एक बीज पत्री। सबसे दाकड़ जो है, जो हमें अनाज दे रहा है, वो परिवार पूछा जाता है, और वो परिवार कौन सा है? ग्रेमिनी। जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरतें पूरी करता है वो परिवार कौन सा है? ग्रेमिनी। क्योंकि हमें अनाज चाहिए, खाने के लिए कणक चाहिए, ठीक है, मक्के की भी रोटी चाहिए, ठीक है, साथ में किसके चाहिए? बाजरे की भी रोटी चाहिए, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए? गुड़, शक्कर, खांड होनी चाहिए, तो वो भी यहीं से मिल रहा है। ठीक है, इससे बाबा दापे नहीं तो पीछे क्या लेके लग जाओ? बांस। ठीक है, तो ये लो आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है, कल करेंगे द्विबीजपत्री।